नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। बांग्लादेश में जिस तरह के चुनाव परिणाम आए हैं उससे अगर किसी को सबसे ज्यादा धक्का पहुंचा है तो वो है पाकिस्तान और उनके सेल्फ स्टाइल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। सेल्फ स्टाइल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने जबरदस्ती ये फील्ड मार्शल का डेजिग्नेशन लिया, डरा धमका करके पॉलिटिकल लीडरशिप को। वो पहले ऐसे फील्ड मार्शल हैं जो युद्ध हारने के बाद भी अपने लिए फील्ड मार्शल का तमगा लेने में सफल हो गए। खैर, आसिम मुनीर की पूरी कोशिश थी कि बांग्लादेश में जो चुनाव हो रहे हैं या जो हुए उसमें किसी तरह से ये जो कट्टर इस्लाम को मानने वाले या उस सोच को रखने वाले जो लोग हैं, जो संस्थाएं हैं जैसे जमाते इस्लामी है, वो सत्ता में आ जाए और जो वहां के छात्रों की जो पार्टी है वो किसी तरह से सत्ता में आ जाए। क्योंकि ये दोनों जमाते इस्लामी हो या एनसीपी हो, जो वो छात्र जिन्होंने कि शेख हसीना के खिलाफ सड़कों पे प्रदर्शन किया और शेख हसीना को बांग्लादेश से भागने पे मजबूर किया, इन दोनों को किसी तरह से सत्ता में लाया जाए, ये आसिम मुनीर की कोशिश थी। लेकिन आसिम मुनीर को इसमें सफलता नहीं मिली। आसिम मुनीर चाहते थे कि जमाते इस्लामी सत्ता में आए या एनसीपी सत्ता में आए और उनको इस्लाम के नाम पर इस कदर भड़काया जाए, बहकाया जाए कि उनके नेतृत्व में बांग्लादेश भी भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ने के लिए तैयार हो जाए। आसिम मुनीर तो यही काम करते हैं ना, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यही तो कहते हैं वो। लेकिन वो भूल गए कि तेरा मेरा रिश्ता क्या ये तो 1971 में भी नहीं चला था। तेरा मेरा रिश्ता क्या 1971 में भी नहीं चला था। बांग्लादेश तो अलग हुआ ना, तो तेरा मेरा रिश्ता क्या हुआ था उसका। और अभी जो अफगानिस्तान के साथ उनका चल रहा है वो क्या है, तेरा मेरा रिश्ता, उसका क्या हुआ। वो भी इस्लामिक देश है, आप भी इस्लामी देश हो। और बाहर की तो बात छोड़िए, बलूचिस्तान में जो झगड़े हो रहे हैं, बलूचिस्तान में जिस तरह से बीएलए ने इनको नाको चने चबवाया हुआ है, तो वहां भी तेरा मेरा रिश्ता का ये कहाँ गया। ये दोनों मुसलमान लड़ रहे हैं, लेकिन आसिम मुनीर इसको समझने को तैयार नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में जो लोग पाकिस्तान की सेना को चुनौती दे रहे हैं वो कौन है, वो भी तो मुसलमान ही है। सिंध में जो लोग आज़ादी का झंडा बुलंद किए हुए हैं वो कौन लोग हैं, वो भी तो मुसलमान ही है। आसिम मुनीर को यह बात समझ में नहीं आती। वो लोगों को बहकाने के लिए और हिंसा करवाने के लिए, सुसाइड बॉम्बर बनाने के लिए इस्लाम के नाम का दुरुपयोग करते हैं ये। और इनकी सोच इस बार भी वही थी कि इस्लाम के नाम पर और जिहाद के नाम पर अगर ये जमाते इस्लामी और एनसीपी अगर बांग्लादेश में सत्ता में किसी तरह से आ जाती है तो उनको भी भारत के खिलाफ भड़काया जाए और भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ने के लिए उनको तैयार किया जा सके। अब मैं आपको याद दिला दूं कि ये आसिम मुनीर जिस तरह की जिहादी मानसिकता वाला व्यक्ति है, याद कीजिए पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई थी उससे पहले जो वीडियो आया था उसमें वो किस तरह से इस्लाम के नाम पर भारत और हिंदुओं के खिलाफ जहरीला भाषण दे रहा था आसिम मुनीर। और उस जहरीले भाषण के बाद ही पहलगाम में हिंदुओं को चुन चुन कर उनका नाम और धर्म पूछ पूछ कर उनकी हत्या की गई थी। लेकिन आसिम मुनीर की तमाम कोशिशों के बावजूद बांग्लादेश की जनता ने इस बार जमाते इस्लामी और इनकी जो अलायंस पार्टनर है, जो मैंने आपको बताया एनसीपी, नेशनल सिटीजन पार्टी, जो छात्रों की पार्टी है, ये वही छात्र हैं जिन्होंने कि बांग्लादेश की सड़कों पर, ढाका की सड़कों पे ये हिंसा का तांडव मचाया था और शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ने के लिए मजबूर किया था। इस बार बांग्लादेश की जनता ने जमाते इस्लामी और एनसीपी दोनों को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया है और ये आसिम मुनीर की एक बहुत बड़ी हार है। वो अपने मकसद में सफल नहीं हो पाए हैं। अब देखिए, बांग्लादेश का जो इलेक्शन कमीशन है उसने 299 में से 297 सीट्स के रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए हैं। अनऑफिशियल ही है, बल्कि वो हालांकि वो फाइनल ही मान सकते हैं आप उसको। और इसमें जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, खालिदा जिया की जो पार्टी थी, खालिदा जिया तो अब रही नहीं, उनके बेटे तारिक रहमान, उनके नेतृत्व में बीएनपी को 2/3 बहुमत मिला है। 2/3 बहुमत, 209 सीटें तो उनको अकेले मिल गई हैं बीएनपी को। उसके अलावा उनके जो अलायंस पार्टनर हैं, गणो अधिकार परिषद, उनको 1 सीट मिली है। बांग्लादेश जातीय पार्टी, उनको 1 सीट मिली है। और गणो संगठी आंदोलन, इनको भी 1 सीट मिली है।
तो इस तरह से आप समझिए कि लगभग 212 सीटें उनको मिली हैं, उनके अलायंस को, 209 बीएनपी को और 3 उनके पार्टनर्स को। लेकिन एक समस्या क्या हुई है इस बार, देखिए अवामी लीग को तो इन लोगों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, अयोग्य घोषित कर दिया, मतलब डिस्क्वालीफाई कर दिया, और शेख हसीना भारत में है। इसका परिणाम यह हुआ है कि पहली बार जमात इस्लामी को वहां 68 सीटें मिल गई हैं, वहां की पार्लियामेंट में 68 सीटें, और अब वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के हकदार हैं। विपक्ष की पार्टी, प्रमुख विपक्षी पार्टी जो है वो कौन होगी? जमात इस्लामी होगी। और ये अपने आप में बड़ी खतरनाक बात है। ये हार तो गए हैं, लेकिन पहली बार इनको इतनी ज्यादा सीटें मिली हैं। खैर, उनको 68 सीटें मिली हैं, और उनके जो अलायंस पार्टनर हैं, नेशनल सिटीजन पार्टी जो छात्रों की पार्टी है, उनको 6 सीट मिली, और बांग्लादेश खिलाफत मजलिस उनको 2 सीटें मिली, और खिलाफत मजलिस को 1 सीट मिली है। ये हार तो गए हैं, लेकिन जमात वहां की प्रमुख विपक्षी पार्टी होगा, ये चिंता की बात जरूर है। अच्छा देखिए, इस पूरे प्रकरण में भारत अपने कार्ड्स बहुत ही तरीके से खेल रहा है, जिसको कहते हैं ना वेल प्लेड, वो चीज है। अब देखिए, जैसे ही चुनाव परिणाम सामने आए, प्रधानमंत्री मोदी ने फोन घुमा दिया, किसको? तारिक रहमान को, और उनसे बातचीत हुई, प्लीजेंट्रीज एक्सचेंज हुए, बड़ी सौहार्दपूर्ण बातचीत रही। देखिए, जहां तक बीएनपी की बात है, बीएनपी ये कहती रही है कि भाई वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहती है। एक चीज ध्यान रखिए, तारिक रहमान ये मोहम्मद यूनुस की तरह ये कोई जिहादी व्यक्ति नहीं है। 17 साल ये अमेरिका में रहे, बांग्लादेश से इनको बाहर कर दिया गया था। 17 साल निर्वासन का जीवन बिताने के बाद ये लौटे हैं, और ये कम से कम जिहादी तो नहीं है। तो ये भारत से अच्छे रिश्ते चाहते हैं। हाँ, ये जरूर है कि शेख हसीना को वापस करने की मांग इनकी पार्टी भी करेगी, क्योंकि बांग्लादेश में जो सेंटिमेंट बनाया गया है, तो ये तुरंत उसको पलट नहीं सकते। अभी बीएनपी ने कहा है कि भाई भारत से हम अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन शेख हसीना को वापस लौटाना पड़ेगा। लेकिन आप देखिएगा कि धीरे धीरे ये मामला जो है इतना तुल नहीं पकड़ेगा, ये पीछे चला जाएगा, क्योंकि तारिक रहमान के साथ भारत ने अपने रिश्ते पहले से बना लिए हैं। मैंने कहा ना आपको, डिप्लोमेटिक कार्ड भारत ने बहुत बढ़िया खेला। आपको याद होगा डॉक्टर एस जयशंकर जब ढाका गए थे, जब खालिदा जिया की मृत्यु हुई थी, उनके फ्यूनरल में जब वो गए थे, तो वो सीधे तारिक रहमान से जाकर के मिले थे, और प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तिगत लेटर उनको दिया था। और ध्यान रखिए कि एस जयशंकर मोहम्मद यूनुस से नहीं मिले, सीधे तारिक रहमान से मिले, मतलब उसी वक्त से रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश शुरू हो गई थी। तो ये एक टॉप क्लास डिप्लोमेसी थी जो मोदी सरकार ने दिखाई, और ये बात बहुत स्पष्ट थी कि वहाँ की आर्मी या अमेरिका भी है, वो ये चाहती है कि तारिक रहमान वहाँ पे यूनुस को रिप्लेस करे। तो भारत ने सोचा, देखिए भारत नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में बहुत प्रैग्मेटिक डिप्लोमेसी दिखाता है। अब देखिए, तालिबान से भारत के रिश्ते पहले कितने खराब थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने पूरा गेम चेंज कर दिया। आज तालिबान भारत का बहुत बड़ा समर्थक है, और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा हेडक बन गया है। कहाँ कहाँ लड़ेगा पाकिस्तान? भारत की सीमा पे लड़ेगा कि अफगानिस्तान की सीमा पे लड़ेगा? और ये जो डिप्लोमेसी की चाल चली नरेंद्र मोदी ने, उसने पाकिस्तान को चारों खाने चित्त कर दिया। वही चीज बांग्लादेश में भी हुआ है। अमेरिका और पाकिस्तान को ये लग रहा था कि चलो अब शेख हसीना नहीं है तो हमारी वहां पे बल्ले बल्ले होगी, ऐसा नहीं है। तारिक रहमान के साथ भारत ने अपने रिश्ते इस्टेब्लिश कर लिए हैं, और चुनाव से पहले ही जाके एस जयशंकर जो है उन्होंने अपना कार्ड खेल दिया। तो अब जब ये तारिक रहमान प्रधानमंत्री बन जाएंगे, जो कि बिल्कुल तय है, तो उसके बाद भारत के साथ रिश्तों में वो खटास नहीं रहेगी, इसकी आप उम्मीद कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा आपको, शेख हसीना की मांग तो वो करते रहेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने भी बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि भाई ये शेख हसीना को तो हम वापस नहीं दे सकते, क्योंकि आपने जो ट्रायल किया है, उनको जो सजा दी है, वो निष्पक्ष नहीं है। भाई अगर कोई ट्रायल रूम में मौजूद नहीं है और आप उनको मौत की सजा दे दें, इतनी बड़ी बड़ी सजा, 10 साल 20 साल की सजा दे दें, भाई उसकी बात भी तो आपको सुननी है ना। उनकी अनुपस्थिति में आपने ये सारी सजाएं दी हैं, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अब देखेंगे धीरे धीरे प्रधानमंत्री मोदी का जो गेम प्लान है वो बड़ा स्पष्ट है। अब भारत तारिक रहमान के ऊपर दबाव बनाएगा, और बनाना भी चाहिए। और अमेरिका में भी ये बात हो रही है कि जिस तरह से अवामी लीग को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया चुनाव लड़ने से, वो ठीक नहीं था। तो भारत को इस मसले पे अमेरिका का भी सपोर्ट मिलेगा। वहां के जो सीनेटर्स हैं वो ये बात कर रहे हैं कि भाई अवामी लीग को इस तरह से डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए था। तो पहला कदम तो ये होगा कि अवामी लीग
का ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसको खत्म किया जाए, शेख हसीना फिर से चुनाव लड़ सकें, उनकी घर वापसी करवाई जाए, ढाका वो जाकर के लौटे और फिर लोकतंत्र का जो खेल है वहां पे हो, फिर चुनाव हो, शेख हसीना भी लड़े और बीएनपी के लीडर तो अब तारिक रहमान बन ही गए हैं। बांग्लादेश की जनता जिसको चुनेगी उसके हाथ में सत्ता आएगी। तो ये गेम प्लान होगा भारत का आने वाले समय में। और देखिए, ये जो बाइडेन जितने अगेंस्ट थे ना, ये भारत के बांग्लादेश को लेकर के, ट्रंप का वो रोल नहीं है। ट्रंप हालांकि बहुत अलग भी नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ तो डीप स्टेट से होता है, लेकिन उस एक्सटेंट तक ट्रंप नहीं जाएंगे, क्योंकि ट्रंप फॉरेन इंटरफेरेंस में उतना यकीन नहीं रखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ढाका से पूरी तरह से वो अपने हाथ खींच लेंगे, ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली इन मामलों में डीप स्टेट की चलती है, पेंटागन की चलती है। और वो जो सेंट मार्टिन आइलैंड है, खबर तो ये भी है कि अमेरिका के सैनिक वहां पहुंच गए हैं, तो इसका एक जियो पॉलिटिकल एंगल भी है। लेकिन ट्रंप उस तरह से दबाव नहीं बनाएंगे जैसे कि जो बाइडेन की सरकार बना रही थी। तो आप देखिए कि तारिक रहमान के ऊपर यह दबाव बनेगा कि भाई अगर आप वास्तव में लोकतंत्र को बहाल करना चाहते हैं बांग्लादेश में, तो शेख हसीना को भी पूरा मौका मिलना चाहिए और उनको भी चुनाव लड़ने की छूट होनी चाहिए। अवामी लीग भी चुनाव में एक प्लेयर होना चाहिए, तभी तो लोकतंत्र की जीत होगी ना। और देखिए, ये जो तारिक रहमान है ना, बहुत जल्दी उनको ये बात समझ में आ जाएगी कि इस जमाते इस्लामी का अगर इलाज करना है तो अवामी लीग को वापस वहां की डेमोक्रेसी में एक पार्टनर बनाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं वो करेंगे तो जमाते इस्लामी पाकिस्तान के साथ मिल करके ये कट्टर इस्लाम का नंगा नाच वहां फिर से शुरू करेगी और तारिक रहमान के लिए भी जीवन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इनका इलाज तो बहुत जल्द होगा। और ये जहां तक मोहम्मद यूनुस की बात है, इसका तो खेल खत्म हो गया है, इसका तो खेल खत्म हो गया है। अब इसको तो भागना है ही वहां से, बोरिया बिस्तर उठा करके ये भागेंगे वहां से। हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये तारिक रहमान जब प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो भारत के रिश्ते बांग्लादेश के साथ इंप्रूव होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हैं, जो खास करके जो हिंदू हैं, उनके साथ जो जुल्म ज्यादती हुई है, जिस तरह से उनकी हत्या हुई है, उनका खून बहाया गया है, कम से कम उस पर तो रोक लगेगी और उनको भी एक इज्जत के साथ जीवन को जीने का मौका मिलेगा। तो ये तारिक रहमान की सरकार से ये सबसे बड़ी उम्मीद भारत को है और भारत तारिक रहमान के साथ मिल करके काम करने को तैयार है, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में कहा है। तो आप ये समझिए कि तारिक रहमान एक बार प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो उसके बाद शेख हसीना की वापसी का रास्ता खुल जाएगा। क्योंकि अगर जमाते इस्लामी से आपको मुक्ति चाहिए, जमाते इस्लामी बतौर प्रमुख विपक्षी दल ये सबके लिए हेडक है, क्योंकि उनका लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। तो अगर आपको उनको ठिकाने लगाना है तो फिर अवामी लीग को आपको बांग्लादेश की राजनीति में वापस लाना ही होगा। तो एक तरह से आप समझिए कि जिस तरह से ये जमाते इस्लामी और एनसीपी की वहां एक बहुत बड़ी हार हुई है, ये भारत के लिए बहुत बड़ी रिलीफ है। और पाकिस्तान के जो मंसूबे थे वो तो चकनाचूर हो गए हैं। तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश के रिश्ते भारत के साथ सुधरेंगे और प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे प्रकरण में जिस तरह से अपने कार्ड्स खेले हैं वो वाकई काबिले तारीफ हैं। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।